is equal to mu naught times net current enclosed by that path. B फील्ड का लाइन इंटीग्रल दैट इज B डॉट dr या B डॉट dl बैठो along closed path is equal to mu naught into current enclosed. मान लो ये वो क्लोज्ड पाथ है और इसके अंदर मान लो C नाम दे दो इसका, और इसके अंदर बहुत सारे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है. किसी में करंट I1, ये स्ट्रेट वायर है ऐसे, किसी में करंट I2 जो अंदर की तरफ, I3, I4 एंड सो ऑन. तो इस केस में जो करंट इनक्लोज्ड फाइंड करोगे वो सभी करंट का अलजेब्राइक सम कर देना. तो यदि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो करंट का, यानी कुछ करंट कैरिंग वायर, तो आप करंट इनक्लोज्ड फाइंड करना कैसे? किसी करंट को प्लस साइन, जो इधर जा रहा होगा, तो जो अंदर जा रहा होगा उसको माइनस साइन, और इसको साइन के साथ ऐड कर दोगे, तो ये करंट इनक्लोज्ड कहलाएगा. इसको बोलते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ करंट, साइन के साथ ऐड करना. लेकिन यदि इस क्लोज पाथ के अंदर हर पॉइंट पर करंट है, हर पॉइंट पर, यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, यानी इसे पूरे एरिया पर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर करंट इनक्लोज्ड कैसे फाइंड करोगे? तो उस केस में एक एलिमेंट लेना पड़ता है, उसका कुछ एरिया मान लोगे ds, वेक्टर ds. इसमें इस एलिमेंट के एरिया को वेक्टर से रिप्रेजेंट करना, वेक्टर ds. और इस पॉइंट का जहां पर ये एलिमेंट कंसीडर किया, यहाँ का करंट डेंसिटी वेक्टर वेक्टर j. तो करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन करंट की तरफ होता है. यदि करंट इधर आ रहा है तो करंट डेंसिटी वेक्टर भी इधर होगा, और एरिया वेक्टर मान लो किधर है. तो इस एलिमेंट के अंदर टोटल करंट जो होता है, इस एलिमेंट के अंदर का करंट di, ये होता है वेक्टर j डॉट ds या j ds cos थीटा. इस एलिमेंट के अंदर का करंट, और टोटल करंट निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट करोगे, सरफेस इंटीग्रेशन करोगे इसका j डॉट वेक्टर ds का इस पूरे एरिया पर. तो यदि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का, तो करंट इनक्लोज्ड ऐसे फाइंड करना. अब ये सब कैसे कर दिया, क्या कर दिया? आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, करंट बाय एरिया, ये होता है ना करंट बाय एरिया. तो मान लीजिए वो एरिया था dA और उसमें करंट था di, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला di बाय कितना, dA. लेकिन नहीं, di बाई dA cos थीटा होता है. ये होता है डिफिनेशन करंट डेंसिटी का. सिंपली करंट बाय एरिया मत समझोगे, करंट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डिफिनेशन होता है. डिफिनेशन की बात करोगे करंट डेंसिटी का, तो करंट अक्रॉस एलिमेंट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये डिफिनेशन होता है करंट डेंसिटी का. यदि दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इधर है और करंट इधर है, ये करंट का डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है. तो एरिया वेक्टर और करंट अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो आप एरिया वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट लोगे. तो वेक्टर ds का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ds cos थीटा, कितना ds cos थीटा. तब करंट को इस एलिमेंट के थ्रू करंट का डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट ds cos थीटा. तो ये j का डिफिनीशन हो जाएगा करंट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सिंपली करंट बाय एरिया नहीं समझना करंट डेंसिटी में, समझे? करंट डेंसिटी
था ना कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे ना 12 में, करंट डेंसिटी टाइप का टॉपिक। क्या डिफिनीशन था उसका? करंट बाय एरिया सिंपली जानते हो? नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है? करंट बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक एलिमेंट लिया, वहां का करंट डेंसिटी वेक्टर जे माना, तो जे का डिफिनीशन होता है उस पॉइंट का करंट डेंसिटी। डेंसिटी ऑलवेज पॉइंट फंक्शन, चाहे जो डेंसिटी हो, चार्ज डेंसिटी हो, करंट डेंसिटी हो, कोई भी डेंसिटी होगा, सब क्या पॉइंट फंक्शन होता है। तो यही से इसी को सॉल्व किया। यहां पर देखो ना, इसको क्या करोगे, यहां से डी आई बराबर होगा जे डी ए कॉस थीटा ना, इसी को वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए लिख सकते थे ना। फिर इसको इंटीग्रेट किया तो टोटल करंट आया, इसका सरफेस इंटीग्रल। तो ये हुआ करंट इनक्लोज्ड। यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो, और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो करंट इनक्लोज्ड ऐसे निकालोगे, सभी करंट कैरिंग वायर के करंट को अलजेब्रिकली ऐड कर दोगे। तो हम लोग अभी जनरल केस करें, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन समझे करंट का, थ्रू आउट द होल एरिया करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आइए, तो हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, यहां पर इस करंट इनक्लोज्ड की जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे ना। यदि इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो करंट का, तो इसकी जगह ये डालोगे आप, ये। तो नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। करंट इनक्लोज की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना, वेक्टर जे डॉट डी एस या डी ए या डी एस, जो भी करना। एरिया, स्मॉल एरिया को वेक्टर डी एस से डिनोट करो या वेक्टर डी एस से। तो ये हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ। यही इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, या मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, इसको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बोलो, और इसी को मैक्सवेल अपना नाम दे दिया, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ये हुआ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए यहां पर सूटेबल थ्योरम अप्लाई होगा, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम। बताओ यहां कौन थ्योरम अप्लाई करेंगे? स्टोक्स। क्यों? क्लोज्ड पाथ है, सरफेस क्लोज्ड नहीं है, लेकिन पाथ क्लोज्ड है ना। ये सरफेस तो ओपन सरफेस था ना, इस क्लोज्ड पाथ को छाजिएगा आप, स्पैन कीजिएगा तो एक ओपन सरफेस बनेगा। यूजिंग एम्पियर ये स्टोक्स थ्योरम इन एलएचएस, स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम इन एलएचएस। तो किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू उस वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल। इधर तो ऑलरेडी म्यू नॉट इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर जे, दैट इज, अब कॉमन फैक्टर सब हटा दो तो यहां से निकल के आ रहा है कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, या कर्ल बी दैट इज डेल क्रॉस बी। कर्ल बी को डिनोट कैसे करना है? डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये चार मैक्सवेल इक्वेशंस, और ये
इसमें करेक्शन सब होगा और अलग अलग मीडियम के लिए डिफाइन करेंगे ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम लोग एयर में क्या होगा, एयर और वैक्यूम में, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए ये मैक्सवेल इक्वेशंस कैसा होगा, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये चौथा मैक्सवेल इक्वेशंस जो है ना वो जनरल नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म में है, करेक्ट नहीं है वो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। अब कैसे ये बात को वेरीफाई करेंगे कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन सही नहीं है, तो उसके लिए आपको एक फेमस टॉपिक पढ़ना है। पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये पूछा भी जाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस मैक्सवेल इक्वेशन को और डिस्कस करने के लिए इसका और प्रॉपर्टी सब, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सबको समझने के लिए ये क्यों पढ़ रहे हो, मैक्सवेल इक्वेशन का क्या यूज है फिजिक्स में, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सही है गलत है, मतलब और भी जो डिस्कशन करेंगे इसके लिए आपको ये टॉपिक पहले देखना पड़ता है। और पर्सनली ये टॉपिक पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत सारे फील्ड में बहुत जगह आता है, यहीं पर नहीं, और भी पोर्शन ऑफ फिजिक्स में इसका यूज होता है। सब जगह इसका एक जनरल डिफिनीशन है। ये टर्म वैसा जगह आता है फिजिक्स में जहां पर कोई चीज का फ्लो हो रहा हो किसी एरिया के क्रॉस। जैसे लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा तो वहां भी एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं, आपके सिलेबस में नहीं था। सेमेस्टर 1 में जो आप फ्लूइड पढ़े हो ना, तो वहां पर आपका सिलेबस में वो नहीं था। पुराने सिलेबस में हम लोग को पढ़ाना पड़ता था वो फ्लूइड वाले में भी। चार्ज फ्लो करता है कोई एरिया के थ्रू तो वहां भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एनर्जी फ्लो करता है वहां भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जहां भी कोई चीज का फ्लो होता है किसी एरिया के क्रॉस, उस जगह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफाइन होता है। क्या है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो जब भी कोई चीज का फ्लो हो तो कोई ना कोई ऐसा चीज प्रॉपर्टी होगा जो कंजर्व रहता है ड्यूरिंग फ्लो, समझे? हर चीज में एनर्जी का फ्लो तो एनर्जी कंजर्वेशन तो जानिए रहे। यदि लिक्विड का फ्लो हो रहा है कोई ट्यूब के क्रॉस तो वहां पर भी जितना लिक्विड पर यूनिट टाइम इंटर करेगा इस ट्यूब में उतने ही मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउट भी होगा। तो देखिए लिक्विड का फ्लो में भी कोई ना कोई चीज ऐसा है लिक्विड का जो कंजर्व रहता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसेस पर यूनिट टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसेस आउट पर यूनिट टाइम, या मास ऑफ लिक्विड क्रॉसेस पर यूनिट टाइम crosses into the tube per unit time equal to mass of liquid crosses out through per unit time। यदि गैस का फ्लो करवाते हो तो गैस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है, मास कांस्टेंट रहता है गैस का। लिक्विड में वॉल्यूम और मास दोनों कांस्टेंट रहता है। जितना लिक्विड इंटर करेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम उतने ही लिक्विड बाहर जाएगा। इसमें मास भी, जितना मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम इंटर करेगा उतने ही मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम बाहर जाएगा। जिसको लेके एक इक्वेशंस बनता था जिसको बर्नौली इक्वेशंस बोलते, सॉरी हाँ बर्नौलीज थ्योरम बोलते थे। A1 V1 बराबर A2 V2 इस टाइप का इक्वेशंस होता था। वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, लेकिन नहीं उसको कब कोई कंजर्वेशन वहां पर मास A1 V1 क्या था, ये V1 वेलोसिटी है, A2 V2 ये भी वेलोसिटी है। यहाँ का एरिया मान लो A1, अब लिक्विड का वेलोसिटी V1, यहाँ का एरिया A2 और लिक्विड का वेलोसिटी V2। तो A1 V1 का मतलब होता है मास ऑफ लिक्विड क्या पर यूनिट टाइम। इस क्वांटिटी का फिजिकल मीनिंग मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम इंटर इनटू द ट्यूब इक्वल टू
मास ऑफ ये है मास ऑफ लिक्विड क्रॉसेज आउट द ट्यूब पर यूनिट टाइम। ये क्वांटिटी मास को रिप्रेजेंट, मास पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अरे वेलोसिटी है v1, तो मान लो ना ये जो लेयर था लिक्विड का वो यहां आ गया, ये dt टाइम में उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा कितना, v1 dt। वेलोसिटी यदि v1 है तो, और ये एरिया है a1, तो बताओ ये वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम कितना, v1 dt इंटू a1, लेंथ इंटू एरिया, हाइट इंटू एरिया वॉल्यूम होता है ना। तो ये वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसेज इन टाइम dt। और dt से डिवाइड कर दोगे, तो dt से डिवाइड कर तो फिर इसको क्या बोलिएगा, वॉल्यूम क्रॉसेज पर यूनिट टाइम बोलिएगा। नहीं, कहीं भी कोई चीज का फ्लो होता है तो कोई ना कोई ऐसा चीज होगा वहां पर जो कंजर्व होगा ड्यूरिंग फ्लो, ठीक है। चाहे वो लिक्विड का फ्लो हो, गैस का फ्लो हो, या चार्ज का फ्लो हो, या एनर्जी का फ्लो हो। हम लोग को ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफाइन करे चार्ज फ्लो से रिलेटेड, किससे, चार्ज फ्लो से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आगे हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही है एनर्जी फ्लो के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको चार्ज फ्लो से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड एनर्जी फ्लो से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखना है। लिक्विड वाला में होता सिलेबस तो लिक्विड का फ्लो से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये है क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो पहले कुछ बात लिखो। व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट फ्लो ऑफ समथिंग, व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट फ्लो ऑफ समथिंग across an area, then, या ऐसे लिखो ना इसको, समथिंग इन ए रीजन ऐसे लिखना, इन ए रीजन, देन देयर मस्ट बी some physical property of system remain conserved during flow। एग्जाम्पल्स में लिखो, व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए रीजन, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए रीजन, देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल वैलिड। चार्ज कंजर्वेशन तो होता है जितना चार्ज इंटर किया उस रीजन में उतने ही चार्ज बाहर जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल एग्जिस्ट। अच्छा, व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी, then conservation of energy will exist, conservation of energy will exist। whenever there exists flow of liquid or gas, whenever there exists flow of liquid or gas, देन मास ऑफ लिक्विड और गैस, या मास ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड बोल दिया तो दोनों आ गया, मास ऑफ फ्लूइड विल बी कंजर्व,
ठीक है, जब भी किसी चीज का फ्लो होगा किसी रीजन से तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जो कंजर्व होता होगा। ठीक है, अब जब उस कंजर्वेशन इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो आप, तो उसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल फॉर्म में, जो पहले तो कि इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन होगा ना, अब एनर्जी कंजर्व बोलते हो ना, तो बोलते हो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ये कि इक्वेशन हुआ ना, नहीं, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस, ये बहुत सारा कोलिजन चैप्टर पढ़ते होगे तो बहुत बार यूज किए होगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन बनता है। यदि उस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, उसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां पर हम लोग को फ्लो ऑफ चार्ज से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखना है। हियर वी हैव टू derive equation of continuity related with flow of charge. Or when conservation equation is expressed in differential form, then that equation is called equation of continuity. When conservation equation, जो भी चीज कंजर्व रहा, मान लो चार्ज का कंजर्वेशन हुआ, तो उस चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन को आप डिफरेंशियल फॉर्म में ले चलोगे। When conservation equation is expressed in differential form, then that equation is called equation of continuity. तो चलिए अब हम लोग ये चार्ज से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करें। इसके लिए जरूरी है चार्ज का फ्लो करवाना होगा ना, फ्लो होगा तब ना ये बात होगा। पहले ही लिखा कि जब कोई चीज का क्या हो, फ्लो हो, तब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चार्ज का फ्लो करवाना है आपको, और तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है, अलग अलग बुक में ये रिलेशंस को डिराइव करने का मेथड अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम बुक में आपको ये मेथड मिलेगा। एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम चार्ज लेगा, एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम चार्ज है, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और देखो तीन पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मान लो ये क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस में पहले से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और वो बाहर जा रहा हो, इस क्लोज सरफेस से बाहर जा रहा हो ये चार्ज, एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा हो चार्ज, तो फ्लो हुआ ना, चार्ज का फ्लो हुआ ना। या एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अंदर भी जा रहा है कुछ और कुछ बाहर जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि जितना अंदर गया उतना ही बाहर जाएगा, कुछ स्टोर हो जाता होगा उस रीजन के अंदर और कुछ बाहर जाता होगा। तो ये एक तीसरा पॉसिबिलिटी। कोई भी एक फिगर लेके हम लोग डिराइव कर लेंगे इक्वेशन कि इस रीजन से कुछ चार्ज इंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम, कुछ चार्ज बाहर जा रहा है पर यूनिट टाइम, कुछ स्टोर भी हो रहा है इसके अंदर, है ना। यहाँ पर तो ओनली स्टोर हो रहा है, यहाँ पर ओनली स्केप आउट हो रहा है चार्जिंग चार्ज का, यहाँ पर इंटर भी कर रहा है, आउट भी हो रहा है और कुछ स्टोर भी हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब तीनों फिगर में, कि पर यूनिट टाइम जिस रेट से चार्ज अंदर आ रहा होगा
पर यूनिट टाइम उसी रेट से अंदर में चार्ज इंक्रीज भी कर रहा होगा। यहाँ यही हुआ कंजर्वेशन इक्वेशन। क्या? जिस रेट से आया उसी रेट से स्टोर भी होगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे? जिस रेट से बाहर जाएगा उसी रेट से यहाँ पर डिक्रीज करेगा ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जिस रेट से आया वो बराबर होगा किसका? जिस रेट से बाहर गया प्लस जिस रेट से स्टोर हुआ। नहीं, वो दो स्टोर होने का जो चार्ज है और बाहर जाने का, दोनों को जोड़ेंगे तो अंदर आने वाला के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर इसको लेके चलोगे तो ये काम करना पड़ेगा, तीन को बात निकालना पड़ेगा, किस रेट से आया, किस रेट से स्टोर हुआ, किस। ये फिगर लेके हम लोग चलते हैं। Consider charge is flowing out. Charge is flowing out through a region. Then the rate of decrease of charge, rate of decrease of charge in that region ये कितना होगा? किस रेट से चार्ज डिक्रीज हो रहा है वो ये कैसे पता करेंगे? इस पूरे रीजन से। तो देखो चलो देखो, इसके लिए एगो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करना होगा इसके अंदर dV, और इसके अंदर का चार्ज मान लो dQ, और यहाँ का डेंसिटी मान लो रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस एलिमेंट के पोजीशन पर रो मान लो। तो इस एलिमेंट के अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा? रो dV, ठीक है ना। कोई एलिमेंट कंसीडर किया इसके अंदर, जहां एलिमेंट लिया वहां का डेंसिटी रो है, तो उस एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज? रो dV। अच्छा, रो dV तो उस एलिमेंट के अंदर का चार्ज हुआ dQ। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या ये रो जो है यहां का डेंसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। रो चेंज करेगा ना। अरे चार्ज बाहर जा रहा है ना, चार्ज बाहर जा रहा है तो इसके अंदर का चार्ज डिक्रीज करेगा टाइम टू टाइम। वॉल्यूम तो इस एलिमेंट का फिक्स्ड है, लेकिन चार्ज बाहर जा रहा है इस रीजन से, तो चार्ज डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम फिक्स्ड है तो रो भी क्या होगा? रो डिक्रीज करेगा। तो ऐसा हम लोग यहां पर करेंगे कि रो इज द चार्ज डेंसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी खाली मत समझना, चार्ज डेंसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये बात बोलना जरूरी है। ये चेंज कर रहा है, इसके हर पॉइंट का रो चेंज कर रहा होगा जब चार्ज बाहर जा रहा है। तो जैसा कि आप यहां देखो, ये एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का वॉल्यूम तो फिक्स्ड कर दिया dV, लेकिन चूंकि चार्ज बाहर निकल रहा है तो यहाँ का डेंसिटी में क्या होगा? चेंज होगा। रो बराबर dQ/dV होता है ना। ये फिक्स्ड है और ये डिक्रीज हो रहा है तो रो भी तो चेंज करेगा, डिक्रीज करेगा ना। तो किसी समय यहाँ का डेंसिटी रो है तो उस समय यहाँ इसके अंदर का चार्ज dQ जो होगा वो रो dV होगा। ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रही है क्वेश्चन है ना। तो उस समय पूरे वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज क्या होगा? तो टोटल चार्ज एट दैट इंस्टेंट, टोटल चार्ज इनसाइड the region at that instant
यहां पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल दो। ये हुआ आपका उस एलिमेंट के अंदर का चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जिस समय उस एलिमेंट के पोजीशन पर डेंसिटी रो था, उस समय उस एलिमेंट के अंदर का चार्ज रो डीवी। तो उस समय पूरे रीजन के अंदर कितना चार्ज, इसको इंटीग्रेट करना, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल करना, रो डीवी। ये हो गया टोटल चार्ज इनसाइड दिस रीजन एट दैट इंस्टेंट ना। ठीक है, ये तो चेंज कर रहा है ना टाइम टू टाइम, इसके अंदर का टोटल चार्ज बाहर जा रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इनसाइड दिस रीजन, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज दैट इज डी क्यू बाई डी टी, है ना। रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ना। तो thus the rate of decrease of charge inside the region, rate of decrease of charge inside the region, ये डी क्यू बाई डी टी इधर डिफ्रेंशिएट किया तो इधरों डिफ्रेंशिएशन करोगे, इधर किस में डिफ्रेंशिएशन लगाओगे, रो में। ऐसे पहले तो आप कहोगे कि सर यहाँ करना चाहिए डिफ्रेंशिएशन, ये तो रो डीबी था, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल है। इस डिफ्रेंशिएशन को इसके रो में डाल सकते हो आप, डी रो बाई डी टी इंटू डी बी। ये टर्म समझ में आया क्या किया हम लोग। पहले तो हम लोग क्या किया, देखो हमको पता करना था इस रीजन से किस रेट से चार्ज डिक्रीज कर रहा है। आपको बाद में हो गया लिखा हुआ, सुनो इधर, हमको एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बनाना है ना। क्या करना है, किस रेट से डिक्रीज किया और किस रेट से बाहर गया, उसको इक्वेट करना है बाद में ना। तो इसी के लिए हम लोग दोनों निकाल रहे हैं सेपरेटली। पहले निकाला हम लोग क्या, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, और इसको निकालने के लिए क्या क्या किया, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है उस रीजन के अंदर चार्ज, इसके लिए क्या किया, पहले तो ये पता किया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसके अंदर चार्ज कितना है, नहीं किसी समय उसके अंदर कितना चार्ज है। उसके लिए क्या किया, एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के अंदर किसी समय कितना चार्ज है, फिर इंटीग्रेट किया तो पूरे रीजन के अंदर किसी समय कितना चार्ज है ये निकला, फिर उसको डिफरेंशिएट किया टाइम। लेकिन ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज है, चार्ज ये डिक्रीज कर रहा है चार्ज, तो कोई चीज डिक्रीज करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव। आरएचएस में सब कुछ पॉजिटिव है, रो डेंसिटी तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है ना, वॉल्यूम तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है ना, जबकि आरएचएस का सब कुछ पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अरे दिख नहीं रहा है निगेटिव, लेकिन आप समझ रहे हो कि क्या ये निगेटिव है। तो इक्वालिटी साइन होल्ड होने के लिए एगो माइनस किधरों लगाना पड़ेगा, कोई एक साइड, साइन बराबर होना चाहिए ना दोनों का। एलएचएस अपना निगेटिव है, क्यों निगेटिव है, क्योंकि क्यू डिक्रीज हो रहा है। कोई चीज यदि डिक्रीज होता हो तो उसका डी क्यू करोगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी डी क्यू बाई डी टी निगेटिव। टू वैलिड इक्वालिटी साइन वी मल्टीप्लाई माइनस साइन इन एनी वन साइड। डी क्यू मतलब चेंज, डी क्यू मतलब चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब जब कोई चीज डिक्रीज करेगा तो फाइनल वैल्यू कम हो जाएगा ना इनिशियल से, तो घटाइएगा तो ये निगेटिव आएगा ना, ठीक है।
टू वैलिड इक्वालिटी साइन we multiply by -1 in any one side। तो समझ गया, इस निगेटिव इधर से तो कहीं निगेटिव नहीं आ रहा था, अचानक यहां क्या किया, एक निगेटिव कहां से ला दिया, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब चलो फाइंड करने किस रेट से चार्ज बाहर जा रहा है, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। नाउ फाइंड रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग आउट थ्रू द सरफेस, फ्लोइंग आउट थ्रू द रीजन, ऐसे। नाउ फाइंड रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग आउट थ्रू द रीजन। ये कैसे निकलेगा, तो देखो, चलो देखो, आप इसके लिए इस सरफेस में कहीं पर एक एलिमेंट कंसीडर करना, इस सरफेस में से एक एलिमेंट कंसीडर करना, इस एलिमेंट का अपना एक एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर ds, और जब चार्ज मूव कर रहा है, निकल रहा है, तो एक करंट एग्जिस्ट करेगा ना इस सरफेस पर। इस सरफेस के हर पॉइंट पर क्या होगा, एक करंट एग्जिस्ट करेगा ना, जब कोई सरफेस से चार्ज का फ्लोइंग हो रहा हो तो इसके इस सरफेस के हर पॉइंट पर करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इस पूरे ds एरिया पर मान लो di अमाउंट का करंट है। जरूरी नहीं कि करंट भी एरिया के डायरेक्शन में निकल रहा हो, सपोज करो करंट इस डायरेक्शन में, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये di, तो इधर एक करंट डेंसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा ना करंट की तरफ। अरे चार्ज का फ्लोइंग हो रहा है कोई सरफेस से, तो निश्चित रूप से सरफेस के हर पॉइंट पर क्या होगा, करंट होगा। नहीं, अब हर पॉइंट पर करंट है सरफेस का, तो एक करंट डेंसिटी होगा हर पॉइंट पर। नहीं, तो मान लो एक एलिमेंट कंसीडर, इस बात को मेंशन करो, सिंस चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस, charge flowing through the surface hence there exists current and hence current density at each point on the surface at each point on the surface। to consider an element vector ds from the surface, let current density at the position of element, current density at the position of element is vector j। इतना क्लियर है ना, उस सरफेस के हर पॉइंट पर करंट होगा, तो हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी भी होगा। अब एक एलिमेंट कंसीडर किया डी, जिसका एरिया वेक्टर ds, और उस एलिमेंट के पोजीशन पर मान लिया करंट डेंसिटी वेक्टर j। जरूरी नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में हो, एरिया का तो डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया का डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, ये फिक्स्ड बात है। अब जैसे ये सपोज करो ये एक एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन तो यही रहेगा, लेकिन करंट जरूरी नहीं है कि इसी दिशा में निकल रहा हो, करंट इस दिशा में भी निकल रहा होगा, समझे। लेकिन एरिया फिक्स्ड है, एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। तो
तो इस एलिमेंट के थ्रू कितना करंट है, डी आई, और डी आई बराबर हो जाएगा देन करंट अक्रॉस द एलिमेंट current across the element di इक्वल टू, समझ रहे हैं इसको, जे डी एस कॉस थीटा ना। ये क्लियर हुआ। उस एलिमेंट में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, यदि करंट डेंसिटी पता है वहां का, उसका एरिया पता है, तो ये ना होगा इतना करंट उस एलिमेंट के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो पूरे एरिया से टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको इंटीग्रेट करोगे, करंट फ्लोइंग आउट थ्रू होल एरिया, करंट फ्लोइंग आउट थ्रू होल एरिया I इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर जे डी एस कॉस थीटा। या आप इसको लिख दो, इसमें क्लोज सरफेस ना डालोगे, ये सरफेस क्लोज्ड है ना, वॉल्यूम चार्ज लिए ना आप, सरफेस क्लोज्ड होगा तब ना वॉल्यूम की बात कर रहे हो। इसको वेक्टर जे डॉट डी एस, ये हुआ टोटल करंट फ्लोइंग आउट थ्रू द एरिया, या ऐसे भी बोल सकते हो करंट का एगो नाम चार्ज पर यूनिट टाइम भी होता है। करंट का मतलब, तो आप करंट के बारे में बोल रहे हैं, करंट फ्लोइंग आउट थ्रू द एरिया, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो चार्ज फ्लोइंग आउट थ्रू द एरिया पर यूनिट टाइम। नहीं, करंट का दूसरा नाम चार्ज पर यूनिट टाइम। इट दस, ये जो क्वांटिटी हुआ क्या हुआ, ये हुआ चार्ज फ्लोइंग आउट थ्रू होल एरिया पर यूनिट टाइम। एक तरफ आप फाइंड किया चार्ज डिक्रीज पर यूनिट टाइम, दूसरे तरफ फाइंड किया चार्ज क्रॉसेज आउट पर यूनिट टाइम। तो नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, नाउ अप्लाई, फिगर बना दिया था ये, नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इधर मिटाते हैं, इसका क्या मतलब, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज is equal to rate of flow of charge। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज कितना था, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी ना, सॉरी डी रो बाई डी, ये आया कितना, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस पर का सरफेस इंटीग्रल इतना। अब आरएचएस में आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करो, ये सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस क्लोज सरफेस है, तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन आरएचएस, एलएचएस एज इट ऐसे ही छोड़ देना है एलएचएस को, और आरएचएस में क्या करोगे, ये सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में, और यहां जे वेक्टर में क्या करेंगे, डाइव लगाएंगे ना,
डाइव जे डी भी। इसमें फिर क्या आ जाएगा, जो कॉमन चीजें हटा दो दोनों साइड, तो राइट साइड आ रहा है डाइव जे और इधर आ रहा है कितना, माइनस डी रो बाय डी टी। दोनों को एक साइड कर दो, दैट इज ये डी रो बाई डी टी प्लस डाइव जे, दैट इज डेल डॉट जे इक्वल टू 0। ये क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जे को ना आप वेक्टर कैलकुलस अप्लाई करके ऐसे लाए हो, और ये डिफरेंशियल फॉर्म ही है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। पहली बात तो इसको ओरिजिनली बोलना है तो बोलेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। कि इस क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब सुनिए, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किया आप कब किया हो, जब चार्ज डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, यानी कोई सर्टेन रीजन है उसके अंदर डेंसिटी डिक्रीज या इंक्रीज, दोनों केस में ये वैलिड होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। क्या बोलते हैं, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। क्यों, क्योंकि यदि कोई रीजन है जिसका चार्ज चेंज कर रहा हो, चार्ज डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, यानी इसके अंदर का टोटल चार्ज में चेंज, रो को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, यानी रो वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बॉडी है चार्ज बॉडी, उसके अंदर का चार्ज चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम नहीं, तो इस बॉडी के द्वारा स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी टाइम का फंक्शन होगा। अरे यहाँ का ये कूलम्स लॉ नहीं जानते हो, Q है R है, तो यहाँ का फील्ड का क्या फॉर्मूला, Q बाई 4πε0 R² होता है ना। और जब QA वेरी करे, Q टाइम टू टाइम वेरी करे, तो यहाँ का फील्ड भी क्या होगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा ना। Q कब वेरी करेगा, जब ये बॉडी के अंदर का चार्ज डेंसिटी चेंज करेगा रो, ठीक है। तो यदि रो में चेंजिंग होगा तो यहाँ का जो फील्ड होगा स्पेस के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करे, यानी उसको टाइम वेरिंग फील्ड बोलेंगे। तो क्लियरली दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड फॉर किस टाइप का फील्ड के लिए, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। वो समझ रहे ना फिगर्स इस बात को, रो का टाइम का फंक्शन होना, और यदि रो टाइम का फंक्शन होगा तो क्लियरली फील्ड भी टाइम का फंक्शन होगा। तो दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड फॉर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। वैलिड फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। लेकिन यदि फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करे, यानी कोई एक पॉइंट पर ऑलवेज फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, उस फील्ड को स्टैटिक फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड का नाम स्टैटिक फील्ड। तो यदि आप चाहते हो कि यहाँ का फील्ड चेंज नहीं करे, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे, तो मजबूरी है कि ये चार्ज को भी चेंज नहीं करना होगा। नहीं, ये चार्ज भी तब चेंज नहीं हो और चार्ज मोशन में भी नहीं हो। सुनो, आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करवाना है, तो उसका दो उपाय है। या तो जो चार्ज बॉडी है उसका चार्ज को वेरी करवाइए,
या नहीं, यदि चार्ज वेरी नहीं करवा रहे हो तो उस चार्ज बॉडी को मूव करवा दो। तो मूव करवाओ तो डिस्टेंस वेरी करने लगेगा ना आर, तो भी तो फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा नहीं। बहुत जरूरी है। अब आगे जो कंसेप्ट सब हम लोग को करना है, ये उसी का बैकग्राउंड हम बोल रहे हैं। स्पेस के किसी पॉइंट का फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, उसका 2 पाई। चार्ज बॉडी यदि रेस्ट में है तो उसका चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करना चाहिए। चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी वेरी करना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तब यहां का फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। नहीं तो इसको मूव करवा दो। अरे दुइये को टर्म तो है ना, क्यू और आर। या तो क्यू वेरी करवा के ई में वेरी करवाओगे, या आर वेरी करवा के ई में वेरी करवाओगे। तो आर कब वेरी करेगा? जब मूव करवाओगे इस बॉडी को। लेकिन यदि इस पॉइंट का फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करवाना है तो दो बात कि इसका चार्ज वेरी नहीं करे और ये बॉडी मूव भी नहीं करे, तो उस केस में जो फील्ड होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा। उस तरह के फील्ड को स्टैटिक फील्ड बोलते हैं। तो हम लोग 12 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे पहला चैप्टर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम होता था चैप्टर का, उसमें कोई पॉइंट का फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करवाना था, वैसा फील्ड पढ़े हो आप। इसलिए उस चैप्टर का नाम क्या बोलना चाहिए? चार्ज का इफेक्ट स्पेस के पॉइंट पर वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करना, यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक हो, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि फील्ड स्टैटिक होगा तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होगा फॉर स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक